तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का हिंदी का दूसरा क्लास होने वाला है, जिसको हमने कर्तव्य बैच के नाम से शुरू किया है। ये आपका एसएससी जीडी तथा यूपी री एग्जाम के लिए स्पेशल बैच लाया गया है, जो कि आपका कोशिश रहेगा कि कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस जो हिंदी का है, जो कि आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है और यूपी री एग्जाम में भी पूछा जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसी के लिए हम लोग आपके लिए एक नया बैच कर्तव्य बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में हमने आपको पहली क्लास करवा दिया था, जहां पे हमने आपको बताया था विषय सूची, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद उसमें हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था वर्णमाला, अल्फाबेट। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आपका भाषा किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वर। आज हम लोग पूरा का पूरा स्वर खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे कर्तव्य बैच से जुड़कर हिंदी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और ये आपका यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, चूंकि आज हम लोग स्वर पढ़ेंगे, तो स्वर के बारे में जितने भी आपकी बातें हैं, सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है स्वर की, यानी आप स्वर किसे कहोगे। तो देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। परंपरागत रूप से तो इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। जैसे अगर हम परंपरागत रूप से उच्चारण में न लें, केवल लिखित माने, तो कितना हो जाता है आपका 13। लेकिन अगर हम उच्चारित करते हैं तो कितना मिलता है, 10। तो कौन से 3 निकल जाते हैं, आपको पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी बता देते हैं कि जो आपका ऋषि है, उसके बाद जो आपका अन होता है और जो अह होता है, इन तीनों को निकाल दिया जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर बचते हैं। ठीक है, और इन तीनों को शामिल कर दिया जाता है, तो लिखावट के आधार पर 13 स्वर आपके माने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको स्वर किसे कहते हैं, उच्चारण की दृष्टि से ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उच्चारण की दृष्टि से ये कितने होते हैं, और परंपरागत रूप से ये कितने होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है स्वर को हम कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो जो पहला भाग हमारा आता है, जिसको हम पहला पार्ट में बांटेंगे, वो बांटेंगे मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर। मतलब स्वर को मात्रा के आधार पर अथवा उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल का मतलब होता है बोलने में कितना समय लगेगा, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, स्वर को विभाजित करेंगे। तो जो हमारा पहला स्वर आता है वो आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है, देखिए, छोटा। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब जब छोटा होता है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी कि जिन स्वरों के उच्चारण काल में, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, और कम समय तब लगता है जब आप केवल एक मात्रा का स्वर उच्चरित करते हो, तो ऐसे स्वर को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण काल में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए, अ, ई, उ। अगर हम अ बोलते हैं तो बड़ा जल्दी बोल पाएंगे, लेकिन यही वह यदि हम आ बोलें तो अ की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। तो जो कम समय में वर्ण उच्चरित हो जाते हैं, उसको हम लोग रखते हैं ह्रस्व स्वर में। ठीक है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण काल में कम समय लगता है, उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, या एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, जैसे हमारा अ, ई और उ हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। किससे ज्यादा समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। तो हमने आपको लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय, ह्रस्व से अधिक समय मतलब उसमें एक मात्रा का आपका समय लग रहा था, इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर हम उसमें उच्चारित कर रहे थे तो अ, ई, उ बड़ा जल्दी से उच्चरित हो जा रहा था, लेकिन अगर यहां पर देखें तो लिखा है आ, फिर ई, फिर उ, फिर ए, ओ, औ और उसके बाद औ।
ये सभी क्या हैं? ये सभी ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में आपको ज्यादा समय लगेगा। किसकी अपेक्षा? हस स्वर की अपेक्षा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्वर पर। तो देखिए अगला जो स्वर आपका उच्चारण के आधार पर आता है वो आता है प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या होता है? देखिए, जब स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगने लगता है तो ऐसे स्वर को बोलते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर आप उच्चारण में ज्यादा देखे नहीं होंगे लेकिन आपने यूज किया होगा इसका। कैसे? जैसे देखिए, अगर हम किसी को बुलाएं या कोई नाटक हो रहा होता है तो वहां पे जो जोकर या जो संवाद हो रहा होता है वहां पे आपको प्लुत स्वर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या हम किसी को बुलाते हैं, जैसे अगर हम बुलाएं मोहन को, ठीक है, तो अगर हम कहें मोहन तो मोह के बाद इस तरीके से हम लोग कुछ टाइम रुकेंगे, फिर लिखेंगे हाँ फिर न। तो ये जो कुछ टाइम का रुकना है वही आपका क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। जैसे अगर बुलाएं राम, तो अगर हम रा म कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपका टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जो ये ज्यादा बीच में टाइम लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो जब हम किसी को पुकारते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं या जब नाटक में संवाद होता रहता है तो वहां पे आपको प्लुत स्वर देखने को मिलते हैं। इनका जो उच्चारण काल होता है वो दीर्घ स्वर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है आपका दूसरा जो हमने स्वर को बांटा है वो बांटा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ये इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। यूपी पुलिस में इससे क्वेश्चन एक को जरूर पूछता है। इसमें क्या कर रहा है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे? देखिए, हमारा जो जीवा होता है, हमारा अगर मान लेते हैं ये जीवा है तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांट देंगे? 3 भाग में। ये वाला भाग जो होता है ये होता है अग्र भाग, मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? मध्य भाग। और ये हो जाएगा आपका पश्च भाग। ठीक है, तो आगे, बीच में और पीछे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को बांटा गया है। तो जो पहला आपका स्वर आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर वो आता है अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का काम होता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे हम बोलते हैं अग्र स्वर। अब जब आगे के जीभ का प्रयोग होगा तो उसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? तो एक आएगा ई, उसके बाद ए। अगर आप अपने से बोल के ट्राई करोगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो ई और ए निकल रहा है ये आपके अगले ही जीभ के पार्ट से निकल रहा है। ठीक है, मतलब आपके जीभ का जो अगला वाला पार्ट है जब आप इसे बोलोगे ई ए तो ये ज्यादा तेजी से चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो अग्र स्वर है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उसे हम लोग बोलते हैं अग्र स्वर, जैसे ई ए। ठीक है, अब आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? मतलब ये बीच वाला। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जब आप ऐसे स्वर को बोलें जिनमें जीभ का मध्य भाग काम करे तो उसे आप बोलोगे मध्य स्वर। जैसे अ, जब आप अ बोलते हो तो देखो आपका जो जीभ है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और बीच से ही आवाज आती है। तो जो आपका अ है वो किस में आ जाता है? मध्य स्वर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पश्च स्वर की बात करते हैं, मतलब ये पीछे वाले पार्ट की। तो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। पश्च भाग का मतलब पिछला भाग काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पश्च स्वर। जैसे आ, उ, ओ, और औ। तो अगर हम देखें तो जितना ये सारा चीज हम लिखे हैं आ, उ, ओ, और आ, ये सभी क्या है? ये सभी जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जा रहे हैं। ये बेस आपके बना के बोले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जीभ का एक बड़ा सा पार्ट बना दें इस तरीके से, ठीक है, हालांकि आप इसे जीभ एक तरीके से मान लीजिए क्योंकि सीखना है तो थोड़ा सा हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अग्र, यहाँ पर हो जाएगा मध्य और यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्च। ठीक है, तो अगर हम अग्र की बात करें तो ई ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ई फिर ए फिर ए। ठीक है, ये मध्य में मतलब आगे आएंगे और बीच में कौन आएगा? अ आएगा। और जो पश्च में होगा वो होगा आ, फिर उ, फिर बड़ा ओ, फिर ओ, उसके बाद औ,
फिर अ। ठीक है, ये आपके पश्च भाग में आएंगे। तो आप जब अपना नोट बनाइएगा तो ऐसे चित्र बना के उसको लिख लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप चित्र देखोगे आपको सारा चीज याद आ जाएगा। आपको ये पूरा चीज एक बार दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा जब आप एकदम ध्यान से चित्र बना के ऐसे अपने नोट्स में रख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आपके टॉपिक पर। देखिए, अगला जो हमारा तीसरा टाइप होने वाला है जो कि स्वर को ही विभाजित कर रहा है, वो मुख द्वार मतलब मुख वीवर के खुलने के आधार पर। देखिए, जब हम किसी भी चीज को उच्चरित करते हैं तो हमारा जीभ, हमारा होठ और ये जो श्वास होता है ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है किसी भी शब्द को बोलने में या किसी भी वर्ण को उच्चरित करने में। तब पहले हमने पढ़ा कि आप कितने समय में चीज को बोल पाते हैं, तो उसके आधार पर हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, फिर पढ़ा दीर्घ स्वर, फिर पढ़ा प्लुत स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा कि आप अपने जब वर्णों को बोलते हो, जब शब्दों को बोलते या जो स्वरों को बोलते हो, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे बोल पाओगे। वहां पे हमने आपको बताया कि अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है और पश्च स्वर क्या होता है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप चीजों को बोल रहे होते हैं तो हमारा जो होठ होता है वो प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। कभी वो खुलता है, कभी बंद होता है, कभी आपका थोड़ा ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आपका होठ काम करता है तो उसके प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है विवृत। विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी ऐसे स्वर को उच्चरित करिए जिस समय आपका होठ खुला रहे। तो यहाँ पे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण काल में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, अगर आप आ बोलोगे तो आपका मुख ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बिना मुख खोले आप आ बोल ही नहीं सकते। आप ट्राई करके भी देख सकते हो। तो विवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण काल में, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है उसे हम लोग बोलते हैं विवृत, यानी ओपन। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आ। एग्जाम्पल नहीं, ये आपका आ एक स्वर है जो कि आपका बोलते हैं तो मुख द्वार हमारा खुला रहता है। उसके बाद देखिए आता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब हाफ ओपन। इसका मतलब ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आप बोल रहे हैं तो आपका मुख आधा खुले तो उसको बोलते हैं अर्ध विवृत। जैसे अ, अगर आप अ को ज्यादा मुंह खोलकर बोलेंगे तो अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। तो अ जब बोलते हैं तो हमारा मुख आधा बंद रहता है और आधा खुला रहता है। उसके बाद जब ए बोलते हैं, तो जब ए बोलते हैं तब पर भी हमारा मुख आधा ही खुला रहता है, और जब अ बोलते हैं तब पर भी, और अ बोलते हैं तब पर भी। ठीक है, यानी अ, ए, औ और आ, इन सभी को बोलने पर हमारा जो मुख द्वार होता है वो आधा खुला रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अर्ध विवृत। उसके बाद देखिए आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का मतलब होता है क्या, हाफ क्लोज। यानी हाफ क्लोज का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी जैसे आप उच्चरित करोगे तो उसमें हमारा मुख द्वार क्या होगा, आधा बंद रहता है। वो क्या होंगे, ए और ओ। यानी ए और ओ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण काल में हमारा जो मुख द्वार होता है वो आधा बंद रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका संवृत। संवृत का मतलब होता है क्लोज, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं। जैसे अगर आप ई ऊ पढ़ोगे तो अगर आप इसको उच्चरित करोगे तो देखोगे अक्सर आपका जो मुंह होगा वो लगभग बंद सा हो जाएगा। ठीक है, तो संवृत आपका स्वर क्या होता है आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगला जो है आपका ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी जो हमारे होठ होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, स्वर को देखेंगे। तो देखिए होठों के आधार पर दो प्रकार के आपके स्वर होते हैं। पहला होता है अवृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, मतलब आप स्वर को बोल रहे होते हो और आपका होठ जो है वो गोल आकार में न बनकर किसी और आकार में बने, तो इस प्रकार के जो स्वर होते हैं वो अवृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अ बोलोगे तो देखिए जब अ आप बोल रहे हो तो आपका जो होठ है वो गोल नहीं हो रहा है। आ बोल रहे हो तब पर भी नहीं, ई तब पर भी नहीं, ई बड़ी ई जो होता है, फिर ए, मतलब अ आ ई ए जो आप पढ़ रहे हो इसमें आपका जो होठ है वो आपका वृत्तमुखी नहीं है।
कैसा है आपका, गोलाकार नहीं है। ये इसमें हमारा जो होठ होता है वो खुला टाइप का रहता है, तो इस स्वर को बोलते हैं अवृत्तमुखी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, मतलब आप उच्चरित कर रहे हो और आपका होठ जो है वो गोल आकार में लगभग बन जाए, तो क्या बोलते हैं उसे, वृत्तमुखी। जैसे अगर आप ऊ बोलोगे तो जैसे ऊ बोलोगे आपका जो होठ है वो गोल टाइप का हो जाएगा, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ, आओ और आ जब बोलोगे तो आपका मुख क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो होठ होगा वो लगभग गोल संरचना में हो जाएगा। तो इस प्रकार के स्वर को हम लोग बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। देखिए, जब आप स्वर का उच्चारण करते हो तो जो वायु होती है वो आपके नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। तो नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरनुनासिक, जिसको आप बोलते हो मौखिक स्वर। ये मौखिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निरनुनासिक। यानी नाक से हवा नहीं निकल रही है, वो सिर्फ किससे निकल रही है, मुख से निकल रही है। जैसे अगर आप अ आ ई आदि बोलोगे तो जब अ आ ई पढ़ रहे हो तो अक्सर आप देखोगे कि आपके मुख से ही हवा निकलेगी, वो नाक से नहीं। आप इसे नाक बंद कर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर दूसरा देखें तो कहा है अनुनासिक स्वर। अनु मतलब होता है, अनुनासिक का मतलब होता है कि हवा जो हमारी होती है और मुख के साथ साथ कहाँ से निकले, नाक से भी निकले। जैसे लिखा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे आप चंद्र बिंदी वाले जितने भी शब्द या जितने भी वर्ण या जितने भी स्वर पढ़ेंगे वो सब अनुनासिक होते हैं। जैसे अंग, आम, इंग आदि, इसको आप अगर अपनी नाक को थोड़ा सा प्रेस कर दो तो बोल नहीं पाओगे, मतलब अपनी नाक को थोड़ा सा दबा दो, फिर मुंह से कोशिश करो बोलने के लिए अंग, आंग, इंग, तो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब पहले समझिए। घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। यानी देखिए, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, श्वास का कंपन। जब भी आप किसी शब्द को बोलते हो, किसी वर्ण को बोलते हो, तो हमारा जो स्वर यंत्र होता है वो कंपन करता है। हमारा जो स्वर यंत्र होता है वो कंपन करता है और कंपन की मदद से ही ध्वनियां निकलती हैं। अगर वो कंपन ना करे तो हम चाहकर भी बोल नहीं पाएंगे। तो जो घोष होता है उसका मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। यानी जो हवा होती है वो अलग अलग तरीके से कंपन करती है, जिसकी वजह से हमारा जो शब्द होता है वो बाहर अच्छे तरीके से निकल पाता है। तो घोषत्व के आधार पर हम देख रहे हैं कि घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो उसे सघोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सघोष। और उससे सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और जो सभी स्वर होते हैं वो सभी सघोष ध्वनियां होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सभी स्वर होते हैं, सघोष होते हैं, प्राणत्व होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अघोष होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो जो सभी आपके स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि घोषत्व के आधार पर स्वर आपके कैसे निकाले जाते हैं या कैसे पहचाने जाते हैं। हालांकि अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्राणत्व के आधार पर। देखिए, प्राण का मतलब क्या होता है, हवा। अगर हवा न रहे तो हमारा जो शरीर है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करेंगे, विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट हम लोग अपना आप को मतलब डेथ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो ऑक्सीजन का क्या करेगा, आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाएगी और जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो प्राणत्व के आधार पर, तो प्राण किसको कहा गया है, हवा को। तो प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। अगर आपसे पर्यायवाची कभी पूछे तो आप हवा पे टिक भी कर सकते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है कि जो आपके स्वर होते हैं जब उनका उच्चारण होता है तो मुख से जो हवा होती है वो कम निकलती है। जब आप स्वर का उच्चारण करते हो तो जो मुख से हवा निकलनी होती है वो कम निकलती है। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो पूरा का पूरा कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्राणत्व के आधार पर स्वर कैसे होते हैं तो अल्प प्राण होते हैं, और घोषत्व के आधार पर स्वर कैसे होते हैं तो सघोष होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको
यहाँ तक समझ में आया होगा। आज हमने पूरा का पूरा जो स्वर था उसको समाप्त कर दिया है। कल की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग सीखेंगे आपका व्यंजन और व्यंजन के प्रकार और व्यंजन का उच्चारण स्थान भी हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, अपनी हिंदी को तैयार करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।